हम जो एग्रीमेंट करते हैं ना, ये एग्रीमेंट भी हम बाय लॉस कहीं शुमार नहीं है इस एग्रीमेंट का। यहाँ हमारी अलमिया ये है कि बिल्डिंगें बनने के बाद लोगों को ख्याल आता है कि ये तो इलीगल है। इवन तो अगर आप प्रॉपर्टी कोई बाय कर रहे हो तो भी अपने तौर पे वेरिफिकेशन ज़रूरी है। अरबों रुपए खरबों रुपए की करप्शन हो चुकी है सोसाइटीज़ के नाम पे। हर किसी को एक छोटा सा कपल चाहिए, लाइक हस्बैंड वाइफ और 2 किड्स, दैट्स इट। आप 2 पैसों के लिए किसी को फंसाते हो तो ये भी गलत है ना। एक चीज़ हम बताते हैं, एक चीज़ वहाँ रहने वाला बंदा बताता है। आप 200-400 रुपए ना बचाएं, आप एक प्रॉपरली लीगल राइट्स को पूरा करें, देन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना फिर कानून की भी जिम्मेदारी बनती है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आम आदमी हाजिर है आम आदमी पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड के साथ। दोस्तों, रियल स्टेट से रिलेटेड आया हम सेल परचेज की बात करें या रेंट पे किसी घर को फ्लैट को खरीद हम लोग रेंट पे लेने देने की बात करें, तो उसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऐसी होती हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनका हमें वक्त पड़ने से पहले पता नहीं होता। और जब वक्त पड़ता है तो उस वक्त फिर हम लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं, लोगों से चीज़ें पूछ रहे होते हैं। तो आज के एपिसोड को बनाने का मेरा मकसद था कि लोगों को आगाही हो उन पॉइंट्स से जो कि बड़े ज़रूरी हैं सेल परचेज या रेंट पे किसी प्रॉपर्टी को लेने से पहले। तो आज के जो मेरे गेस्ट हैं, इनका नाम है मोहम्मद जुनैन अतीक। जुनैन एक रियल स्टेट कंसल्टेंट हैं और पिछले कई सालों से इस शोबे से वाबस्ता हैं। तो मेरी बड़ी कोशिश थी कि किसी ऐसे बंदे को बुलाया जाए जो हमें लीगल कम्प्लेक्सिटीज़ के बारे में या लीगल पॉइंट्स के बारे में या उन चेकलिस्ट पॉइंट के बारे में हमें बताए कि जो कि बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए जानना सेल परचेज़ या रेंट पे किसी भी प्रॉपर्टी को रेंट पे लेने से पहले या सेल परचेज़ करने से पहले। तो भाई बगैर किसी देर के चलते हैं और बात करते हैं जुनैन के साथ और जानते हैं कि क्या-क्या पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि हमें अपनी नज़र में रखना ज़रूरी है बिफोर गोइंग इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट। अस्सलाम वालेकुम जुनैन। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई आपके? कैसे? अल्लाह का शुक्र है, आप बताइए क्या? बिल्कुल अल्लाह का शुक्र, ठीक-ठाक। यार जुनैन, बहुत शुक्रिया कि तुमने जो है वो टाइम निकाला आज हमारी पॉडकास्ट के लिए। और जिस तरीके का तुम्हारा काम है ना, मुझे अंदाज़ा है कि यार स्पेशली जो जिन दिनों में हम अपनी शूट रखते हैं सैटरडे, उसमें, संडे, हाँ बिल्कुल, वीकेंड। उसमें मुझे अंदाज़ा है कि तुम लोगों के लिए बिज़ी बिल्कुल। डेज़ होते हैं ये वीक के, और सबसे ज़्यादा काम इसी में हो रहा होता है। लेकिन फिर भी थैंक यू सो मच कि तुमने आज टाइम निकाला भाई हमारे कोई लिए। बात नहीं। यार जुनैन देखो, तुम्हारा जो काम है ना वो वैसे काम बड़ा आसान लगता है, ठीक है? कोई भी बंदा अगर ऊपर से व्यू ले रहा है ना, उसको ये काम बहुत आसान लग रहा होगा और बोला यार क्या मसला है, कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब लोग इस काम के अंदर इस इन चीज़ों के अंदर पड़ते हैं ना, तो उनको लीगल एस्पेक्ट नज़र आता है, ठीक है? फिर चूना लगाने वाले लोग आगे पीछे दिखते बहुत। हैं, सारी कहानियाँ चलती हैं और फिर उनके पास वहाँ पे वो ऐसी सिचुएशन में ट्रैप हो जाते हैं कि फिर उनके पास या तो पैसे खिला दो, ठीक है? या फिर ये कि अब मजबूरी है भाई, गुज़ारा करना है, गुज़ारा कर लो। ये वाली जो सिचुएशन आ जाती है ना, तो उसमें फिर बंदा जो करना चाहता है वो तो कर नहीं रहा होता, कॉम्प्रोमाइज़ ही चल रही होती है। जैसे तो आज का ये तुम्हारे साथ पॉडकास्ट करने का मेरा मकसद भी ये था कि यार लोग जब ये चीज़ को देखें, इस पॉडकास्ट को सुनें, तो उनको अंदाज़ा हो कि भाई हमें क्या-क्या चीज़ें पहले अपनी नज़र में रखनी है, किस तरीके से लेके चलना है चीज़ों को, लीगैलिटीज़ क्या-क्या हो सकती हैं, लीगल मसले किस तरीके के होते हैं, कहाँ जाके किससे परमिशन लेनी है, किससे इजाज़त लेनी है। तो भाई ये मुझे बताओ जुनैन के, अब रियल एस्टेट एजेंट, ठीक है? इसका काम है सिंपल, लोगों को घर लोगों दिलवाना, को गाइड करना, घर ठीक है? दिलवाना। चाहे वो परचेज़ के लिए बिल्कुल। सेल परचेज़ वाला मामला हो या वो रेंट वाला। टेनेंसी एग्रीमेंट्स वगैरह हो, बिल्कुल। ठीक है। सबसे पहले हम 2 तरीके से लेके चलते हैं। पहले हम सेल सेल परचेज़ को एक अलग तरीके से ठीक देखेंगे है। और जो रेंट रेंट। वाला कहानी है उसको एक अलग ठीक तरीके है। से लेके चलेंगे। बल्कि साथ-साथ ही दोनों को अलग-अलग डिस्कस ठीक कर है। रहे होंगे। तो ये बताओ कि भाई तुम्हारे पास एक बंदा आता है, बोलता है जी मुझे घर खरीदना है, ठीक है? अब उसको क्या-क्या चीज़ें देखनी है? घर भी तुम्हारे पास अवेलेबल है, इलाका भी जो उसने बोला वो भी सूटेबल है। अब उसकी रिक्वायरमेंट क्या-क्या हैं? तो ये तुम पहले मुझे बताओ कि तुम्हारा तो रोज़ का ताल्लुक चलता रहता है लोगों के साथ, तो क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स लोग लेके आते हैं? क्या वो रिक्वायरमेंट दिमाग में
रखने वाली होती हैं या बिल्कुल सर के ऊपर से गुजर जाने वाली होती हैं? सर मीनवाइल तो जब फैमिली आती है ना, अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ ना, हमारे यहाँ एक अलग सा तासुर दे दिया गया है ना रियल एस्टेट को भी, ठीक है, कि 2 नंबर काम और ये सारी चीज़ें, तो हमें ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही होती हैं। नॉर्मली मेरा जो तरीक़ेकार है, मैं उस तरीक़ेकार को लोगों को तो यही बोलता हूँ कि भाई लोग फ़ॉलो करें, ज़्यादा बेहतर है। फैमिली एक आती है, वो बेचारी वैसे ही परेशान है, मजबूर है, ठीक है ना? तो उसकी मजबूरी का तो फ़ायदा किसी सूरत उठाना ही नहीं चाहिए। मीनवाइल ये चीज़ें होती हैं, हमने फैमिली की डिटेल्स देनी होती है इनिशियली, फैमिली की डिटेल्स देके हम उसकी रिक्वायरमेंट को जानते हैं। आप जब एक चीज़ बेहतर तौर पे सुन लेते हैं ना, तो आप उसका बेहतर रिज़ल्ट भी निकाल लेते हैं, ठीक है? ये आपके ऊपर होता है, क्योंकि गुलिस्तान-ए-जौहर एक बहुत बड़ी आबादी वाला एक जगह बन चुकी है। फ्लैट्स यहाँ बेतहाशा हैं, ठीक है? तो अगर हम उस हिसाब से भी, उस एतबार से भी बात करें, तो आप ये समझ लीजिए कि 15,000 रुपए से लेके और टुवर्ड्स आप 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक रेंट लोग लेते हैं, रेंट पे घर। अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, अलग-अलग चीज़ें होती हैं, अलग-अलग मामलात होते हैं। अब हम जो इनिशियली स्टेज पे ये करते हैं कि हम फैमिली की बेसिक डिटेल्स ले लेते हैं, उनको घर दिखाते हैं, घर दिखा के हम उनको फाइनलाइज़ेशन लेके जाते हैं, ठीक है? जब फाइनलाइज़ हो रही होती हैं चीज़ें, तो उस सूरत में भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। लाइक ओनर की तरफ से अब रिक्वायरमेंट्स पेश हो गई हैं। अब भाई मैं एक छोटी-सी बात कहता हूँ कि एक 3 बाय टीडी का अपार्टमेंट है, उसमें मैक्सिमम 6 लोग, स स 7 लोग तो रह ही सकते हैं ना। अब यहाँ पे क्या चीज़ हो गई है कि मियाँ हर किसी को एक छोटा-सा कपल चाहिए, लाइक हस्बैंड वाइफ और 2 किड्स, हुँ। दैट्स इट। रेंटल वैल्यूज़ की बात करें तो 75, 70, फिर प्रोजेक्ट मेंटेनेंस 12,000, 16, 17, 18, 12 के, ये तो नॉर्मल हो गया है, ठीक है? तो ज़ाहिर-सी बात है, चीज़ें इस एतबार से भी ख़राब होती जा रही हैं। तो अब यही है कि हम लोग यही बात बोलते हैं कि भाई लोगों के लिए जितनी आसानियाँ कर सकते हो अपनी ज़ात से कर दो, और दीन भी हमारा कुछ ऐसे ही कहता है कि आज आप किसी के लिए आसानी करते हो तो अल्लाह आपके लिए आसानियाँ कर देता है। बिल्कुल। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन लेकिन चीज़ों यार इसमें चक्कर ये होता है ना जुनैन, के लोग नॉर्मली जब एक मसले में फँस रहे होते हैं ना, जिस तरह डॉक्टर के पास एक पेशेंट जाता है, बिल्कुल, ठीक है? उस पेशेंट को अपने अंदर बीमारी क्या चल रही है उसका नहीं पता, जो डॉक्टर बता रहा है उसकी बात पे वो अमल करता है। हमारे यहाँ रियल एस्टेट में भी नॉर्मली इसी तरह हो रहा होता है। ऐसे ही है। जब आप रियल एस्टेट एजेंट के पास पहुँचते हैं, आपको ये नहीं पता होता कि लीगल मामलात क्या हैं, बिल्कुल क्या-क्या ऐसे ही चीज़ों है। पे किस-किस तरीके से कौन-कौन से पेपर साइन होंगे, सर ठीक है? मीनवाइल मैं आपको एक बात बताऊँ ना छोटी-सी, कि यहाँ मोस्टली लोगों को नहीं पता होता। अब ये पता है, एक तो ये तासुर दे दिया गया है, ये पता है कि पैसे आते हैं। कितनी मेहनत के बाद आते हैं, किस तरीके से आते हैं, हर चीज़ का एक वे आउट है ना, हम उस वे आउट को फ़ॉलो करते जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। लोग भी बेचारे परेशान होते हैं, तो वो लिटरेट, इलिटरेट जो भी उनके हाथ लगा, वो वाली बात है कि उन्होंने एक बोटी के लिए अपना बकरा हलाल कर दिया। तो ये चीज़ें गलत हैं, ठीक है? तो बात यही है कि हम सिर्फ़ लोगों को ये बोलते हैं कि भाई इवन दो अगर आप प्रॉपर्टी कोई बाय कर रहे हो, तो भी अपने तौर पे वेरिफ़िकेशन ज़रूरी है। पाकिस्तान में या कराची शहर स्पेशली, क्योंकि कराची इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये हब है, कमर्शियलाइज़ हो चुका है। सोसाइटीज़ के नाम पे जितने लोगों को आज आप ये देखें कि फँसाया गया या फ्रॉड किया गया, उसका कोई वली-वारिस नहीं बैठा। वो किसके पास जाएँ, किसके पास ना जाएँ। अरबों रुपए, खरबों रुपए की करप्शन हो चुकी है सोसाइटीज़ के नाम पे। तो ये इसमें लोगों की गलती ये है कि लोग इलिटरेट हैं। लोगों को चाहिए कि अब एक सोसाइटी में अगर वो घर लेते हैं, तो वहाँ पे प्रॉपर एक वेरिफ़िकेशन होती है, प्रॉपर एक हर किसी चीज़ का एक इदारा बैठा है। आप जाके अपने तौर पे वेरीफ़ाई करें चीज़ों को, देन उसके बाद आप कोई भी चीज़ अगर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज़, लिविंग पर्पज़, व्हाट्सएवर वो जैसे भी लेते हैं, तो उस हिसाब से वो चेक सही करें चीज़ों को। सही है। तो अच्छा, अब मुझे एक चीज़ ये बताओ कि पहले हम देखते हैं कि अगर रेंट की बात करें, हुँ। रेंट के ऊपर बंदे को क्या-क्या चीज़ें अपने सामने नज़र में रखने की ज़रूरत है कि भाई ये चेकलिस्ट होनी चाहिए कि भाई ये पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 ये सारे चेक मैंने लगा लिए हैं, अब सही है, अब मैं अगर किसी घर की तरफ जा रहा हूँ, तो वो मेरे लिए सेफ़ होगा। बाकी होना नहीं होना वो तो चीज़ें आगे अल्लाह के हाथ में होती हैं। देखिए, कराची इतना बड़ा शहर बन चुका है कि यहाँ पे पूरी तरीके से सिक्योरिटी का निज़ाम कवर अप करना ये तो इम्पॉसिबल हो चुका है आज, ठीक है? इसमें बहुत सारी चीज़ें मैं बात नहीं करना चाहता, ज़ाहिर-सी बात है, वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा हमारा इंशाल्लाह, तो हम उसी बात कभी कर लेंगे। बात सिर्फ़ इतनी है कि आप बेसिक चीज़ें देख लें, बिजली, पानी, गैस, ठीक है? ये सारी और सिक्योरिटी का निज़ाम, जो जितना हद तक वो कवर अप कर सकता है, उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो हम ये इनिशियली चीज़ें देखते हैं और हम क्लाइंट्स को भी आने वाले यही बात कहते हैं कि भाई आप अपने तौर पे वेरीफ़ाई कर लें। देखिए, हम रहते हैं एक जगह पे, गुलिस्तान-ए-जौहर के 20 ब्लॉक्स हैं, ठीक है? हम उन 20 ब्लॉक्स में नहीं जा सकते। हम अपनी नॉलेज के हिसाब से लोगों को गाइड करते हैं जो बेहतर से बेहतर होता है।
और हम कोशिश भी ये करते हैं कि हम सच ही बताएं, क्योंकि जाहिर सी बात है आप 2 पैसों के लिए किसी को फंसाते हो तो ये भी ये गलत है ना। आपके जो पैसे हैं वो भी जाहिर सी बात है एक हलाल तरीके से तो नहीं रहे फिर वो किसी भी सूरत। तो मैं लोगों को यही बात बोलता हूँ कि अपने तौर पे वेरीफाई करें, ये ज़्यादा बेहतर है। एक चीज़ हम बताते हैं, एक चीज़ वहाँ रहने वाला बंदा बताता है। तो ये ज़्यादा बेहतर है कि एक बंदा वहाँ बता रहा है कि यहाँ क्या निज़ाम है, तो वो ट्रुथ है। सही है। तो ले मतलब ये तुम कह रहे हो कि यार जो वेरिफिकेशन है वो स्टेट एजेंट जो भी कोई आपको बातें बता रहा है उसके अलावा आप खुद भी करें। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही है। जो जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जैसे लाइक रेंट रेंट की बात मैं कर रहा हूँ, इस केस में जो लीगल डॉक्यूमेंट बनते हैं वो डॉक्यूमेंट क्या क्या होता है? एक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट होता है या उसके अलावा और भी चीज़ें होती हैं? अब 2016 सा पैसे तो 2016-17 में भी ये चीज़ थी, लेकिन अब जब कराची में और दूसरी जगहों के लोग आना रहना बसना शुरू कर दिया, उसमें फिर बहुत सारी चीज़ें में इज़ाफ़ा भी हो गया, लाइक क्राइम एक्टिविटीज़ में इज़ाफ़ा हुआ, बहुत सारी चीज़ों में इज़ाफ़ा हुआ। तो गवर्नमेंट ने अ, आपके एक लॉ में एक चीज़ और ऐड ऑन कर दी कि भाई वेरिफ़िकेशन, पुलिस वेरिफ़िकेशन, ठीक है? सही। रिसेंटली हम लोग भी कुछ टाइम गए थे, तो आपने देखा किस तरीके की चीज़ें हमें वहाँ फेस करनी पड़ रही होती हैं या क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे होती हैं, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें एक टेनेंसी एग्रीमेंट का हिस्सा है। सही है। तो ये पुलिस वेरिफिकेशन क्या पहले इसकी ज़रूरत नहीं होती थी? पहले ज़रूर देखिए, वो तो हर दौर में रही है। मैं आपको और भी कुछ चीज़ें बताऊँगा तो आप वो सच भी जानिएगा, मैं आपको बताता हूँ वो चीज़ भी। हम जो एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है? मैं वेरिफ़िकेशन चलो हम ये वाली बात भी कर लेते हैं, लेकिन हम जो एग्रीमेंट करते हैं ना, ये एग्रीमेंट भी हम बाय लॉज़ कहीं शुमार नहीं है इस एग्रीमेंट का। अच्छा, ठीक है। जिस पे हाँ। जिस पे मालिक मकान और किराएदार दोनों जी, साइन कर रहे जी, होते थे। जी, जी। सही, एग्रीमेंट बेसिकली क्या होता है? एग्रीमेंट वो होता है जो बोथ पार्टीज़ के दरमियान तो हो रहा है, सही। गवर्नमेंट एक्नॉलेजमेंट भी है। गॉट इट? अब बात ये है कि हम लोग जो एग्रीमेंट करते हैं 100 वाले, 200 वाले, 200, 300 बॉन्ड पेपर्स पे जो करते हैं नॉर्मली, या 50 वाले बॉन्ड पेपर्स पे करते हैं। ये एग्रीमेंट गवर्नमेंट की किसी भी जगह पे एक्नॉलेज नहीं होता। तो फिर ये हो क्यों है? गवर्नमेंट को देखिए, हमारे यहाँ तो कोई अगर आप बात करें तो कोई तरीक़ेकार नहीं है ना किसी किस्म का भी। हमारे यहाँ तो बस ये है कि बस करना है। लेकिन जैसे जो किराएदार लोग हुँ, होते हुँ। हैं वो, या जो इवन जो मालिक मकान लोग हुँ। भी हैं, वो काफ़ी सैटिस्फाई हो जाते हैं उस एग्रीमेंट पे साइन करने के बाद। अब अगर उस बात एग्रीमेंट की एज़ सच तुम कह रहे हो कि कोई लीगल हैसियत नहीं होती, बिल्कुल नहीं, ₹50 के बॉन्ड पेपर है, बिल्कुल नहीं। देखिए ठीक है? कोर्ट, अगर आप एक चीज़ बताता हूँ, आप घर में रह रहे हैं, ठीक है? आपका एक एग्रीमेंट हुआ और वो ₹50 वाले या ₹100 वाले या 200 वाले बॉन्ड पेपर पे एक नॉर्मल सा एक एग्रीमेंट हो गया, एक टेनेंसी एग्रीमेंट हो गया। मैं आपको वैसे नहीं पूछ रहा डायरेक्टली, लेकिन इनडायरेक्टली एक बात कह रहा हूँ कि आप ही लोगों में से और हम ही लोगों में से वो लोग भी होते हैं जो घर पे कब्ज़ा कर लेते हैं, सही बात है। ठीक है? एक पुलिस वेरिफ़िकेशन है, हुँ, इदारे आपको भी पता है और हमें भी पता है, ठीक है? बात ये है एक पुलिस वेरिफ़िकेशन हो गई, हो गई। वो एक ये समझ लें कि फ़ॉर्मेलिटी हो गई है। अच्छा, मीनव्हाइल एक फ़ॉर्मेलिटी बन गई है, ठीक है? पुलिस यहाँ वेरिफि पर पुलिस वेरिफ़िकेशन पुलिस वेरिफिकेशन जो है वो फ़ॉर्मेलिटी है। बिल्कुल ऐसे ही फ़ॉर्मेलिटी बन सही गई, है। ठीक है? अब बात ये है कि अगर आप वैसे बात करें तो कोर्ट जो है, चाहे आपकी जितनी जो कोर्ट्स हैं, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, सिंध कोर्ट है, जो भी है व्हाटसएवर, ठीक है? हम वो जो एक वैल्यू को एक्सेप्ट करती है। तो इसके लिए मिनिमम 500 वाला बॉन्ड पेपर यूज़ किया जाए, तो ये ज़्यादा बेहतर है, अच्छा, ठीक है। ठीक है? जिसकी एक्नॉलेजमेंट, जिसकी साइन अथॉरिटी कोर्ट से पास होकर आती है, वो निकलता ही आपके नाम पर वो पेपर, वो बॉन्ड पेपर होता ही आपके नाम का है। ओके। उसका रिकॉर्ड, अगर हम रिकॉर्ड की बात करें तो वो रिकॉर्ड भी आपका मीनव्हाइल कोर्ट में भी जगह हुआ होता है, रजिस्ट्रार डीसी ऑफिस में भी होता है और एक आपके पास होता है। 500 वाले 500 बॉन्ड पेपर। मिनिमम 500, हाँ, ठीक है? उसके बाद तो मैक्सिमम आप 1000 वाला भी यूज़ कर सकते हैं ना। ठीक है। लेकिन वो ज़ाहिर-सी बात है, उस हिसाब से भी, उस एतबार से भी अब लोग यूज़्ड टू हो गए। 50 वाला अभी रिसेंटली, अब मैंने भी वही न्यूज़ सुनी थी कि 50 वाला बॉन्ड पेपर बंद हो रहा है। तो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि लोग, शुक्र है कि वो बंद हो रहा है। तो नहीं, उसी के क्योंकि उसकी ऊपर कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है ना। कोई इम्पोर्टेंस नहीं, उसी के ऊपर लाखों रुपए की पेमेंट होती है, हाँ, तो वो ठीक उसमें है? कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रही उसकी। बिल्कुल कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताओ कि भाई, एक मेरे दिमाग में भी एक कुछ चीज़ें हैं इन ठीक है, प्रॉपर्टी के रेंट ठीक को है। लेके या सेल परचेज़ को हुँ, लेके, जो कि तुम कह सकते हो कि शायद मिथ्स हों, ठीक है, ठीक है? कोई ऐसी चीज़ है जो मौजूद नहीं है लेकिन हमारे दिमागों में बैठी हुई है। ठीक है। एक किराएदार ने घर पे कब्ज़ा कर लिया, ठीक है? अब जो उस घर का मालिक है, वो उस घर को कैसे छुड़वाए? कोर्ट में केस करे? देखिए वही फिर बात करूँगा, वो है क्योंकि तो अगर वो ₹50 वाले एग्रीमेंट, बॉन्ड पेपर पे एग्रीमेंट हुआ हुआ है, जिसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारी, तुम भी यही कह रहे हो, हुँ। तो
इसका मतलब है कि वो एग्रीमेंट तो मेरा नल एंड वॉइड होते टाइम ही हो गया ना, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, बिल्कुल उसकी ऐसे, कोई हैसियत ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। अब अगर मालिक मकान ने किराएदार को उस घर में रहने की इजाज़त दे दी, किराएदार बोल रहा है अब ना मैं किराया दूंगा ना मैं घर छोड़ूंगा, सही है, आप कर लो जो करना है। सही है। अब मालिक मकान क्या करेगा? वो वेरिफिकेशन जो होती है ना, अब वेरिफिकेशन थोड़ी सी बहुत काम आ जाती है कि वेरिफिकेशन पुलिस जो जिले का थाना होता है, आप वहाँ जाके रिपोर्ट करवाते हैं। मीनवाइल फिर वो आगे प्रोसीजर चलता है हमारा। है तो देखिए वो ओनर ही, टेनेंट कुछ भी कर ले, ठीक है, जाना तो है उसने घर छोड़ के। मेरी बात समझे, बात ये है कि ओनर घर का जो लीगल राइट रखता है वो ओनर ही रखता है। सही है, क्योंकि वो पेपर देर उसके पास है, या प्रॉपर्टी है उसी के जल्द, नाम पे। बात जो भी जैसे भी मतलब देर सवेर जो भी है मामलात के हिसाब से, वो घर तो खाली हो जाएगा, लेकिन उसमें जो चीज़ें फेस करना पड़ेंगी फिर वो यही होगा कि मीनवाइल वो फिर पैसों को दौड़ाएंगे, ठीक है, ताल्लुकात को लड़ाएंगे, वही कोई कराची कोर्ट शहर, कचहरी वाला कोर्ट मामला होगा। कचहरी में भी वो एक वकील हायर करेंगे, चीज़ें करेंगे, लेकिन मुश्किलात आती हैं। तो यहाँ पे उसूलन जितना मैं समझ पा रहा हूँ, उसूलन जो पुलिस वेरिफिकेशन है, ठीक है, जो कि आपके जो भी कोई इलाके का पुलिस स्टेशन है वहाँ से ओके, होती है, ठीक है। अब उस पुलिस वेरिफिकेशन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होनी चाहिए इस सिनेरियो के अंदर। बिल्कुल होनी चाहिए। और मतलब देखो, होनी चाहिए और होती है, इन दो चीज़ों में पाकिस्तान में बड़ा फ़र्क आ जाता है। देखिए लोग, हम मैं मेरा जो तरीक़ाकार है ना, मैं उसको एक चीज़ फ़ॉलो करता हूँ, मैं जब तक कि पोज़ीशन हैंड ओवर नहीं करता, जब तक मैं वेरिफ़िकेशन ना करा लूँ। ये हमारे लिए भी बहुत बेहतर रहता है कि हम एक साइड सेफ़ समझते हैं खुद को, ठीक है? बात वही है, जो भी है, सिंध पुलिस इस हिसाब से लीगल राइट फिर हमारे पास भी आ जाते हैं ना कि हमने अपने जो भी लीगल राइट्स हैं, हमने वो पूरे करके आगे रख दिए। अब उनका काम है जो वो करते हैं, ठीक है? तो बात ये है कि कहीं न कहीं आप ये बोल सकते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इम्पोर्टेंट नहीं, वेरी इम्पोर्टेंट। उसका रीज़न ये है कि आपके पास जो भी चीज़ें आपको दरकार होती हैं, ठीक है? या आपकी ज़रूरत जो बेसिक चीज़ें हैं, वो आपकी अगर पूरी हैं, तो फिर आगे आप चीज़ों को लेके चल सकते हो। लेकिन अगर आप कोर्ट के टाइम में बात करें कि 50 वाला, 100 वाला, 200 वाला बॉन्ड पेपर कितना ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, तो कोर्ट ये तो उसको वैसे ही नहीं मान रहा ना। बिल्कुल ऐसा ही है। कोर्ट तो उस बॉन्ड पेपर को वैसे ही नहीं मान रहा। बिल्कुल अब अगर वो केस कोर्ट में जाता है कि जी किराएदार घर को खाली नहीं कर रहा, हुँ। मालिक मकान ने घर छुड़वाना है, तो कोर्ट क्या करेगा? वो तो यही होता है, फिर आप किराया जो है वो कोर्ट में जमा कराते रहे। बिल्कुल ऐसे ही है, वो एक नाज़ी का पॉइंट करते हैं, उसके बाद वो चीज़ों को लुक आफ्टर करते हैं, केस कितना स्ट्रॉन्ग है आपकी तरफ से वो देखा जाता है। मैंने आपको कहा ना कि हो तो जाता है, तो लेकिन वो वही वाली बात लेकिन है, लेकिन उस टाइम। सारे केस के अंदर जो नुकसान उठाने वाली पार्टी है, वो तो वही है ना जो उस घर का मालिक है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल क्योंकि ऐसे ही उसको तो किराया मिल भी नहीं रहा, और जो किराया किराएदार की जेब है, से जा रहा है वो भी कोर्ट में जमा हो रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो उसको तो कुछ नहीं मिल रहा। तो मालिक मकान अपने आप को किस तरीके से सेव करेगा? मालिक मकान को सेव करने का बेहतरीन तरीका ये है कि वो एक अच्छा एग्रीमेंट करे, एक जो कि हेल्दी एग्रीमेंट करे, लाइक महंगे जी, बॉन्ड पेपर पे हो। तो ठीक मिनिमम है। उसकी वैल्यू 500 होनी चाहिए और हमारे रियल्टर्स को भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि ये कितना ज़रूरी है इन फ्यूचर भी। देखिए लोगों के हर चीज़ के ना 2 पहलू हैं। इसी तरह इंसानों में भी अब मैं ये बात कहता हूँ कि 2 ही पहलू हैं ना, एक बैड है, एक गुड है। तो अगर आप तस्वीर को दोनों तरफ से देख रहे हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है ना? कि आप चीज़ों को किस तरीके से लेके चलते हैं और किस तरह से लेके नहीं चलते। तो मैं एक बात यही कहता हूँ भाई, आपके शो से भी ये बात कहना चाहता हूँ कि भाई बात ये है कि आप 200-400 रुपए ना बचाएँ, आप एक प्रॉपर्ली लीगल राइट्स को पूरा करें, देन उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करवाना फिर कानून की भी ज़िम्मेदारी बनती है। सही ठीक है। है? अच्छा, अब कुछ चीज़ें ऐसी हैं ज़ुनैन, जो मैं पूछना चाहता हूँ कि लॉ इसके इस हिसाब से क्या कहता है कि जो एग्रीमेंट होता है बिटवीन बोथ पार्टीज़। बोथ पार्टीज़, हुँ, जो कि किराए के हुँ। मद में जो होता है, उसमें लॉ क्या कहता है कि कितने महीने का एडवांस जमा कराना चाहिए, या कितने महीने का आपको रनिंग रेंट एडवांस में देना चाहिए? किस तरीके से एग्रीमेंट होना चाहिए? काशिफ़ भाई, लीगल अगर आप लीगल एड की बात करें और ये कहें कि डिपॉज़िट कितना होता है या कमर्शियल में या रेजिडेंशियल में, तो रेजिडेंशियल का मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, रेजिडेंशियल का 6+1 होता है। अच्छा, 6 मंथ्स डिपॉज़िट, 1 मंथ एक रनिंग रेंट, ठीक है? ये बाय लॉ भी यही होता ये बाय-लॉज़ है, सही है, ठीक है? मतलब एग्रीमेंट प्रेमिसेस की बात कर लें या बाय-लॉज़ बात कर लें, 6+1 होता है है? डिपॉज़िट, ठीक है? अच्छा, ये बात सिर्फ़ कराची शहर की हुँ, बात, या कराची की या पाकिस्तानी कुछ शहरों में जो जो भी इम्प्लीमेंटेशन होती है वो इसी लॉ के हिसाब से हो रही होती है। अब आप बात कर लें कमर्शियल की, तो हम अगर प्रॉपर एक कमर्शियल जगह देते हैं तो उसका डिपॉज़िट होता है 12 मंथ्स का। रेजिडेंशियल का 6 होता है और कमर्शियल का 12 मंथ्स होता है। अब हमारे यहाँ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे चीज़ें डिसाइड होती हैं।
लाइक अब जाहिर सी बात है 6+1 एक नॉर्मल अगर आप 50,000 की वैल्यू से भी लगाते हैं तो ये 3 लाख रुपए हो जाता है, ठीक है। तो लोग इसमें कोशिश ये करते हैं कि 4+1 कर लें, ओके। ठीक है। अच्छा, डिपॉजिट की भी एक बेसिक वजह ये होती है कि लोग जब घर छोड़ के जाते हैं तो अब ये डिपेंड करता है लोगों के रहने के लिविंग स्टैंडर्ड पे कम्प्लीटली। ओनर्स को जो तकलीफ़ें आती हैं इसके अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं बेसिकली जो मैं आपको बताता हूँ। बिजली का बिल, ठीक है, ये इस वक्त जो है ना बड़ा इशू बना हुआ है कि जाहिर सी बात है वो किसी हाँ, भी क्योंकि अगर आपके घर में सोलर नहीं है तो आपका लाख सवा लाख रुपए का तो बिल वैसे ही आ जाता अगर आप नॉर्मल घर की बात भी करें ना तो आप ही समझ लें 15 से 20,000 रुपये, 22,000, 25,000 तो मिनिमम साइड पे है। आता अगर ही छोटे है, घर, हाँ, अगर एक छोटा छोटा घर। घर है, ठीक है। हाँ, मैक्सिमम साइड पे तो फिर वो तो 3 लाख लोग भी दे रहे हैं पर मंथ, 4 लाख भी दे रहे हैं। तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से ले चीज़ों को लेके चलते हैं। तो ओनर फॉर सेफ साइड यही करता है कि एक छोटी प्रॉपर्टी के लिए 4 महीने का डिपॉजिट मैक्सिमम साइड पे काफ़ी होता है। फिर लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड पे भी बेस करती हैं चीज़ें कि वो घर की कंडीशन को किस तरीके से रखते हैं, किस तरह से नहीं रखते, ये चीज़ें हैं। अब हमारे यहाँ कुछ मालिकान का भी मसला ये हो गया है कि उन्होंने बस एक ये चीज़ बना ली कि वहाँ से एक इनकम जनरेट होती है, तो उसी हिसाब से वो चीज़ों को लेके भी चलते हैं। अगर हर घर साफ़-सुथरा रखें, तो उनको भी परेशानी ना फ़ेस करनी पड़े। फिर रियल एस्टेट वाले की ज़िम्मेदारी है कि वो बोथ साइड चीज़ों को लेके चले। हमारे यहाँ क्या होता है कि ओनर कुछ पैसे बचाने के लिए जो उनको हाथ लगे वो आप ये समझ लें लिटरेट हो, इलिटरेट हो, वो उसको अपनी प्रॉपर्टी दे देते हैं। सही है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ जुनैन, कि अगर जैसे तुमने बताया कि 6+1 एक हुँ, लीगल रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल। ठीक है? अगर फ़र्ज़ करो म्यूचुअल बेनिफिट पे बात हो रही है और मैं अपने मालिक मकान को ये बात बोलता हूँ कि भाई मैं आपको 6+1 नहीं दे सकता, मैं हाँ। आपको 5+1 दे दूँगा या 4+1 दे दूँगा। तो क्या उस सूरत में जो किया हुआ एग्रीमेंट होता है, वो कोर्ट एक्सेप्ट करेगा उसको? अच्छा, ये मैं बात कर रहा हूँ उस सिनेरियो के अंदर जहाँ मैं ₹500 के हुँ, बॉन्ड पेपर के हुँ, ऊपर जो है वो एग्रीमेंट कर रहा हूँ जो कि लीगल है, ठीक है। ठीक है? अब मैंने कोर्ट ने मुझे बोला है आप 6+1 का एग्रीमेंट करोगे। हुँ, मैं नहीं कर रहा हुँ, 6+1, मैं 4+1 कर रहा हूँ। ठीक है। तो 4+1 के एग्रीमेंट को इन केस ऑफ डिस्प्यूट क्या कोर्ट ऑनर करेगा? देखिए कोर्ट ऑनर कर लेगा। हुँ, ऑनर करने की जहाँ तक बात है कोर्ट कर लेगा, लेकिन क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हालात, मामलात सबके सामने हैं इस शहर के, ठीक है? इस मुल्क के इवन दो। तो बात ये है कि कुछ चीज़ें आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में डिसाइड होती हैं, सही है। तो कोर्ट इस सूरत में वो एक्सेप्ट कर लेता है कर चीज़ों लेता है, को, इसको डिनाई नहीं करता किसी भी सूरत, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है सही है। हर चीज़ सामने होती है। अच्छा, अब मुझे एक बात और बताना जुनैन, कि पुलिस वेरिफ़िकेशन लोगों के लिए कितना बड़ा मसला होती है? लोगों के लिए मसला बना दिया गया है, वैसे तो कोई मसला नहीं है। क्या इदारे हमारी खिदमत के लिए ही बैठे हुए हैं मीनवाइल हाँ, लेकिन वो अपनी लेकिन खिदमत पहले और आपकी लेकिन खिदमत बाद में करते हैं ना? सर वही वाली बात है ना, यहाँ तो इस मुल्क का तो हर चीज़ उल्टी हो गई है ना, हाँ, कर दी गई है। तो एक आम आदमी के लिए जो है वो पुलिस वेरिफ़िकेशन, क्योंकि एक आम आदमी वो आदमी मैं उसकी बात हुँ, कर रहा हूँ कि जो कोर्ट कचहरी से घबराता है, जो कि अपनी ज़िंदगी में कभी पुलिस स्टेशन भी नहीं गया। अब उसके दिमाग पे अगर एक चीज़ सवार होती है कि यार मैंने पुलिस स्टेशन जाके वेरिफ़िकेशन करानी है, तो वो वैसे ही एक स्टेप पीछे हट जाता है। नहीं यार, इससे बचा लो मुझे किसी तरीके से। जो कि उसी के फ़ेवर में जा रही होती है बात, लेकिन लोग घबराते हैं। तो अब पुलिस वेरिफ़िकेशन जब तुम कराने के लिए जाते हो, तुमने जिस तरीके से अपने केसेज़ को हैंडल किया है, क्या वो इदारा भी इटसेल्फ एक मसला बन रहा होता है जिसकी वजह से डिले आ जाता है प्रोजेक्ट आपकी कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के अंदर? सर अब बात वही है ना, मैंने आपको अर्ज़ किया काशिफ़ भाई, आपने और मैंने ये चीज़ को लाइव देखा है, हुँ, ठीक है? वरना नॉर्मली मैं क्या बोलता हूँ लोगों को, एक एग्रीमेंट सेट की कॉपी बना देता हूँ जिसमें 2 विटनेस, ओनर, टेनेंट एक सेट बन के जमा होता है, ठीक है? नॉर्मल अगर आप चलें इसकी कोई फ़ीस नहीं है पहले तो, ठीक है? अगर आप अनऑफ़िशियल फ़ीस की बात भी कर लें तो आप ₹1000 ₹500 आप वहाँ जाके देते हैं और वो वेरिफ़िके उनका काम है वेरिफ़ाई कर देना। बेसिकली तो वो आपकी खिदमत के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ मसला कुछ और चला गया है। यहाँ चीज़ें चली गई हैं कि हम कर देंगे, हो जाएगी, आपको भेज देंगे, आप पैसे जमा करा दें, ठीक है? तो इस वजह से ज़ाहिर-सी बात डिले आता है कहीं न कहीं। और फिर कुछ ओनर्स बड़े लॉस के हिसाब से बड़े स्ट्रिक्ट होते हैं। वो जब तक कीज़ हैंडओवर नहीं करते जब तक, फिर ज़ाहिर-सी बात है उसमें भी 2-3 दिन, 4 दिन हमें कहीं न कहीं लग ही जाते हैं। फिर बात करें तो मामला ताल्लुकात बेसिस की, तो फिर ज़ाहिर-सी बात है उसके ऊपर रेफ़रेंस कोड किए जाते हैं, तब जाके हमारा काम आसान किया जाता है। लेकिन मीनवाइल हर जगह पे आपने धक्के ही खाने हैं। ये अच्छा, मतलब ये में ये रहते हैं। ये चीज़ डेफ़िनेट है। बिल्कुल, ये लिखी हुई है, हाँ? बिल्कुल लिखी हुई है। अनरिटन लॉ कह सकते हैं सर इसको। मैं एक बात छोटी-सी आपसे कह रहा हूँ ना कि हाँ, आप मेरे साथ गए हैं, हाँ, हम वहाँ पे जब तक
कोई हमने रेफरेंस कोट नहीं करा था जब तक हम बैठे हुए ही थे, ठीक है। और वो हमें 2 घंटे की जगह 3 घंटे लग गए थे वहाँ। अब ये देखिए ना, अब वो आप कैसे प्रूफ करोगे, ये करोगे, मतलब वो हाँ, और नॉन ऑफिशियल जज जब बनते हैं। जब कोई रेफरेंस आया तो उस वक्त वो काम 5 मिनट में बगैर किसी पूछगछ के भी हो गया। चीजें, सही है। अच्छा, अब थोड़ा सा हम सेल परचेज की तरफ आते हैं। ठीक है। ठीक है, सेल परचेज के अंदर एक तो सेल परचेज की डीलें कंपैरेटिवली रेंट के कम हो रही होती हैं, रेंट की डील, नंबर ऑफ डील ज्यादा होती मैं हैं। इसकी ना एक बेसिक वजह बताता हूँ। देखें, रियल इस्टेट सेक्टर जो है ना, बड़ा सेक्टर है, ठीक है। किसी भी एतबार से बात कर लें, गवर्नमेंट को एक अच्छा पे ऑफ करने वाला सेक्टर है, ठीक है। गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इसके ऊपर लेके भी चलती है चीज़ों को। चाहे आप कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ देख लें, नॉन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ देख लें, सोसाइटीज़ देख लें, प्रोजेक्ट्स देख लें, ठीक है। एक एक छोटे से प्रोजेक्ट से भी ना बहुत सारे चीज़ों की, बहुत सारे लोगों की रोज़ी लगी हुई है, ठीक है। तो आप उस हिसाब से भी देख लें, तो हमारे लिए तो कोशिश, हमारी, हम तो ये बोलते हैं कि भाई हमारे लिए आसानियाँ पैदा करो। हम तो हर चीज़ से कमा के ही दे रहे हैं ना लोगों को, और कराची वैसे भी कमा के ही दे रहा है पूरे पाकिस्तान नहीं, को। मैं ये कह रहा था कि जो तुम्हारे पास जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस होती हैं, जो तुम्हारे पास समझो कि हफ्ते भर के जो सौदे होते हैं, ठीक है, उसमें रेंट के सौदे तुम्हारे पास ज्यादा होते हैं रेंट के और ज़्यादा होते हैं, हाँ, बिल्कुल। सेल परचेज के कम होते हैं। अच्छा, सेल परचेज एक तो वैसे भी जरा उसमें फाइनेंशियली बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व बिल्कुल होता है, ऐसा ही है। ठीक है। तो सेल परचेज के केस के अंदर एक बंदा जो घर खरीदने जा रहा है और एक बंदा जो घर बेचने जा रहा है, इन लोगों, क्योंकि देखो इनका तो एक ट्रांजैक्शन के बाद दोनों का ताल्लुक आपस में खत्म हो जाना है। बिल्कुल ऐसा ही है। रेंट के केस में जो है वो ताल्लुक चलता रहता है। लोग आप पर रहता है, ठीक टेनेंसी है, एग्रीमेंट है, वो बिल्कुल, बेस है। वो तो रिन्यू भी होता रहता है, बिल्कुल, रिन्यू करना है नहीं करना है वो सारी चीजें होती हैं। यहाँ, डिपेंड करता है ओनर के ऊपर। हाँ, यहाँ एक ट्रांजैक्शन होगी और आपका ताल्लुक खत्म, ठीक है। उस ट्रांजैक्शन के लिए एक खरीदने वाले को और बेचने वाले को क्या क्या चीजें नजर में रखनी चाहिए? सबसे पहले वेरिफिकेशन, ठीक है। अच्छा, ये वेरिफिकेशन किस चीज की है? बायर की तरफ से, बायर की तरफ ठीक है, से, जो ठीक है, वो सेलर की प्रॉपर्टी पे करवाएगा। ठीक है। नंबर ये वन, वेरिफिकेशन लीगल वेरिफिकेशन, लीगल इस ये वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन नहीं? नहीं नहीं नहीं, लीगल, अब तो ये सारे लीगल उस पर चलेगी ना चीज़ें। अब ये वेरिफिकेशन बहुत आसान है। आप अपने डॉक्यूमेंट्स लें, डॉक्यूमेंट्स लेके सिविक सेंटर चले जाएं, ठीक है, या कोई भी अपने पुरएतमाद बंदे को, उसके साथ चले जाएं। सही है। हम लोग तो ये भी ऑफर करते हैं कि आप हमारे साथ चले जाएं, वहाँ जाएं, जाके खुद वेरी देखिए, ये आपकी सेटिस्फेक्शन है, सेलर की नहीं है, ये बायर की सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि वो एक हैंडसम अमाउंट उसको पे ऑफ करेगा, ठीक है, उस प्रॉपर्टी के बस। तो उनकी सेटिस्फेक्शन ज़रूरी है, ठीक है। मैं ये बात बोलता हूँ, अगर कोई ट्रांसफ़र चीज़ है तो वो केडीए की ट्रांसफ़र है तो फाइन। कुछ चीज़ों के भी कुछ आप ये समझ लें कि लेवल्स हैं, ठीक है। लाइक अगर हम स्टेप की बात करें तो, या उसकी बात करें प्रोसीजर की पूरे, तो कुछ एक चीज़ है लीज़, एक चीज़ है ट्रांसफ़र, ठीक है। तो दोनों में साइड में फ़र्क है। केडीए का ट्रांसफ़र है तो ठीक है, अच्छी है। अगर आप बिल्डर्स की बात कर लें, इस हवाले से सोसाइटीज़ की बात कर लें, तो ज़ाहिर-सी बात है, उसमें आपको सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि लैंड कितनी मुस्तनद है, ठीक है? अच्छा, ठीक है, बिल्कुल, सही है। लैंड वेरिफ़िकेशन ज़रूरी है ना, कि वो किस जगह बना हुआ है। सही है। और ये सारी चीजें हमारे यहाँ सिविक सेंटर से हो रही होती हैं? बिल्कुल हो जाती है, रजिस्ट्रार ऑफ़िस से हो जाती है, मतलब लाइक ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ़िसेज़ ठीक जो है, आपके बनाए गए हैं, ठीक है? सही है। या वहाँ के जो भी मुतल्लिक़ इदारे हैं, लाइक अगर वो कैंटोनमेंट में आता है तो वहाँ पे सारी चीज़ों को देख लेना एक दफ़ा, कि वहाँ पे ड्यूज़ वग़ैरह कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है। एक चीज़ होती है कैंटोनमेंट एरिया में बिकने वाली, एनडीसी, एक चीज़ होती है। कोई भी प्रॉपर्टी बिकेगी आपको एनडीसी चाहिए होगी, इसका मतलब ठीक है, होता है नॉन ड्यूज़ सर्टिफ़िकेट, ठीक है, ठीक है? ठीक, ये सेलर साइड से निकलता है। सही है, इसमें बायर को क्लियर चाहिए होती हैं ये चीज़ें। सही है, तो ये चीज़ें भी हैं बेसिकली। ठीक है। अच्छा, आप सबसे पहले आपने चेकलिस्ट में जो पॉइंट नंबर 1 बताया वो आपने बताया वेरिफिकेशन, वेरिफ़िकेशन। ठीक है। वेरिफिकेशन हम उस लैंड की करवा रहे हैं, उस हुँ, घर की करवा उस रहे हैं, घर की उस पे करवा, कोई ड्यूज़ हैं या नहीं है वो बिल्कुल। करवा रहे हैं। वो इन केस कि अगर केडीए वाली प्रॉपर्टी है तो वो सिविक सेंटर वाली जगह से हो जाएगी? चाहे लीज़ हो या हाँ, ट्रांसफ़र हो, ठीक है, वेरिफ़िकेशन आपकी उसी जगह से होती है, एक ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफ़िस से। रजिस्ट्रार ऑफिस से, हुँ। ठीक है। सेकंड चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है? जो एक बायर और सेलर जो चेक करेंगे वो क्या चीज़ होनी चाहिए आफ्टर म्यूचुअल वेरिफिकेशन? डॉक्यूमेंट्स तो मैंने आपको बता दिए ना, ये तो मतलब वेरिफ़िकेशन के अंदर अच्छा, आपके वहाँ से हमें डॉक्यूमेंट्स भी आ गए ना। सबसे पहले ये बताओ मुझे, वहाँ से पहले कोई, क्या वहाँ से मुझे कोई सर्टिफिकेट मिलेगा कि ये? हाँ, वो आपको लिख के दे देते हैं पेपर अच्छा, पे कि ठीक, भाई प्रॉपर्टी क्लियर है आपकी, मतलब सही। ये किसी भी ना इसके ऊपर कोई ड्यूज़ हैं, ना इसकी कोई नैब कोई में लोन रहती है, लोन या वगैरह कोई नहीं है? लोन नहीं है, या सही है, मतलब वो मीनवाइल आप ये चीज़ें देख लेते हो। सही है। उसके बाद हम आगे प्रोसीजर को लेके चलते हैं, फिर प्रोसीजर आता है
फर्स्ट स्टेप आता है 10% एग्रीमेंट। ओके, ठीक है, ये बेसिक एग्रीमेंट होता है। इसके ऊपर आप पूरे टोटल, अगर जैसे लेट से हम बात करें 50 लाख रुपीज़ का कोई घर है, 50 लाख रुपए का 10% क्या हो गया? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए। ठीक है, हम 5 लाख रुपए इनिशियल अमाउंट देते हैं। अब इसके अंदर भी कंडीशंस हैं। कुछ लोग बोलते हैं वन डे पेमेंट, तो मैं क्लियर ही कर देता हूँ, वन डे पेमेंट हम सिर्फ अल्फाजी ज़बानी बात करते हैं। वन डे पेमेंट आप किसी भी जगह से बात कर लें, पेमेंट का जो टाइम है वो मिनिमम में 7 डेज है। वो क्यों है? क्योंकि एक अखबार टाइम होता है, अच्छा, ये 10% न्यूज़पेपर पेमेंट की टाइम। बात कर रहे हो तुम? जी, नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ। लोग पूरी कहते हैं ना कंप्लीट पेमेंट की? कंप्लीट पेमेंट की, क्या हम वन शॉट दे देंगे पेमेंट। ठीक है। वन शॉट का मतलब होता है यकमुश्त पूरी एक पेमेंट आपने डायरेक्ट रजिस्ट्रार या रजिस्ट्रार ऑफिस में एक दूसरे को पे ऑर्डर बना के दे दिए। पे ऑर्डर वेरीफाई हो गया, वेरीफाई होने के बाद वो आपको ट्रांसफ़र या आपके नाम पे लीज़ दे देगा। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ है। अगर इस हिसाब से बात करें तो अब लोग कहते हैं वन डे पेमेंट, तो वन डे पेमेंट का मतलब सिर्फ ये होता है कि वन डे पेमेंट, अब वो एक अल्फाजी बात है कि वन डे पेमेंट। ठीक है ना, पेमेंट टाइम मिनिमम भी 7 डेज़ है, ठीक है। जो अखबार टाइम कहलाता है आपका, न्यूज़पेपर टाइम। ठीक है, ओके। वो कंप्लीट होने के बाद फिर आप एलिजिबल हो कि आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें जो जब न्यूज़पेपर में ऐड लगता है ना, अच्छा, न्यूज़पेपर में ऐड लगाना ज़रूरी होता है? बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी इसलिए होता है कि आपको आगे की चीज़ों से सेव करता है। लेट्स से भाई आप जो प्रॉपर्टी ले रहे हैं या जो मैं प्रॉपर्टी बाय कर रहा हूँ, मुझे तो नहीं पता ना ये प्रॉपर्टी के क्या मामलात हैं। केडीए से तो एक रिकॉर्ड आ गया। अब उसका कोई और दावेदार अगर खड़ा हो जाता है, कोई और ही जस्टिफाई करता है कि भाई मैं भी इसका मेरे पास भी ये घर है, तो आप क्या करेंगे? न्यूज़पेपर इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि न्यूज़पेपर में ऐड लगने के बाद जब न्यूज़पेपर चला जाता है, तो ज़ाहिर-सी बात है, अब न्यूज़पेपर है, ऑब्वियस है कि हर प्रॉपर्टी लेने वाला, देने वाला या हमारे रियल्टर्स भाई, वो सब इसको रीड आउट करते हैं। ठीक है, जब वो रीड करते हैं तो अच्छा, इस चीज़ में अभी तक टेक्नोलॉजी ने कोई अपना कदम नहीं लगाया कि अभी तक हम न्यूज़पेपर में देते हैं, हालाँकि न्यूज़पेपर तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है कि आधे से ज़्यादा लोग तो पढ़ते भी नहीं हैं। तो कोई इसका अल्टरनेट इसका निकला अल्टरनेट है? लोगों ने अपने तौर पे ये कर लिया है कि लोग अपने स्टेटस पे लगा लेते हैं। लेकिन अच्छा। उसमें भी एक लिमिटेड रीच है लेकिन ना। वो स्टेटस तो 1 हफ्ते में खत्म हो जाएगा। वो 1 दिन में 24 घंटे में खत्म हो हाँ, जाएगा, लेकिन एक लिमिटेड रीच है। हाँ। अगर आप बात करें, ठीक है, अब हमारे यहाँ मसला ये है कि जिस तरह चीज़ें चल रही हैं, बस हुँ। उसको धक्का देके चलाते रहो। अच्छा, इसमें कोई कमिटमेंट नहीं करनी, सही। कोई चीज़ें आपको अब कंप्यूटराइज़ नहीं करनी, कोई चीज़ें आपको अच्छा, सोशली ये चीज़ें। न्यूज़पेपर वाली जो तुमने बात की, ये न्यूज़पेपर जो रिक्वायरमेंट है न्यूज़पेपर में हुँ, ऐड देने की, हुँ। ये रिक्वायरमेंट भी कानूनी तौर पे रिक्वायरमेंट जी, है, बिल्कुल, ठीक है? बिल्कुल। अच्छा, क्या जब जिस टाइम पे मैं कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा हूँ, अगर उस प्रॉपर्टी की साइनिंग के टाइम पे मैं मुझे उनको पे ऑर्डर देना है, जिनकी वो प्रॉपर्टी है, वो उस एक एग्रीमेंट पे साइन करेंगे, ठीक है? वो एग्रीमेंट आपके रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा हो जाएगा। हुँ। क्या रजिस्ट्रार ऑफिस से रिक्वायरमेंट आएगी कि आपने न्यूज़पेपर में ऐड दिया है या नहीं दिया? वो पूछेंगे? काशिफ़ साहब, बात ये है कि बहुत सारी चीज़ों का ना कोई हाल अहवाल नहीं है। ओके। लेकिन हमारा, एक रियल्टर की हैसियत से बात कर रहा हूँ, कि हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम लीगल राइट्स को पूरा करते हुए चलें चीज़ों को। वहाँ तो पूछा ही कुछ नहीं जाता ना, वहाँ तो सिर्फ़ देखा जाता है, चीज़ों को देख के अंडर टेबल और दूसरी चीज़ें दे के काम हो जाता है। ठीक है? यहाँ हमारे यहाँ अलमिया ये है कि बिल्डिंगें बनने के बाद लोगों को ख़्याल आता है कि ये तो इल्लीगल है। तो जब वो बन रही होती है तो लोग कहाँ होते हैं? इदारे कहाँ होते हैं? सब पैसे खाने में मसरूफ़ होते हैं। हमारा अलमिया ये है कि हम लोग पैसे को इतनी तरजीह दे चुके हैं कि हम लीगल, इल्लीगल इन चीज़ों से बहुत आगे चले गए हैं। ये चीज़ें अब हमारे किसी भी जगह पे हाँ, मौजूद नहीं है। मतलब और ऑन पेपर तो हैं, लेकिन ये क्या ऑन पेपर तो कई फॉलो प्रैक्टिस नहीं कर होती। रही हैं, लेकिन हाँ, फॉलो नहीं होती। फॉलो नहीं होती। ये चीज़ है। तो अच्छा, ये चीज़ हो गई, ये आपने न्यूज़पेपर में ऐड भी दे दिया। अब क्या करना है नेक्स्ट अब स्टेप? आपका एग्रीमेंट बनेगा, ठीक है? आप जब 10% एग्रीमेंट कर लेते हैं, 10% के बाद हम उसी दौरान में 7 डेज़ का टाइम न्यूज़पेपर में दे देते हैं। उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट डिसाइड होता है। ओके। लाइक बड़ी पेमेंट अगर है कोई, ठीक है? अगर वो मिलियंस में है, ठीक है? या ट्रिलियंस में है, तो उस हिसाब से वो मोड ऑफ पेमेंट डिसाइड होते हैं। वो हमारे 10% अब एग्रीमेंट का फर्ज करो ना हिस्सा कि होते एक हैं। एक 10 करोड़ की प्रॉपर्टी है, ठीक है? उसका 10% जो है वो 1 करोड़ रुपए हो गया। बिल्कुल बन गया। 1 करोड़ मुझे कब देना है? आपको 1 करोड़ ड्यूरिंग 10% एग्रीमेंट देना है। अच्छा, जिस टाइम पे वो 10% एग्रीमेंट हो रहा है, उस वक़्त मुझे 1 करोड़, और वो 1 बिल करोड़ मैं किसको दे रहा हूँगा? वो आपके थ्रू सेलर तक जा रहा होगा सर, वो उसमें या वो सेलर डायरेक्ट भी, उसका उसमें हम भी मौजूद होते हैं, सेलर भी मौजूद होता है और बायर भी मौजूद होता है, ठीक है? ओके, ओके। उसमें सब मौजूद होते हैं। हाँ, वो लेकिन एक उसमें कोई लॉयर नहीं होगा बीच में मौजूद?
सर ये डिपेंड करता है लोगों के ऊपर। अगर वो लॉयर के साथ करवाना चाहे तो लॉयर, क्योंकि एग्रीमेंट तो हमारे लॉयर साथ ही बनाते हैं ना, ठीक है, एग्रीमेंट्स तो हम वहीं से लेते हैं। सही है। रियल्टर की हैसियत से बात यह है कि एक रजिस्टर्ड रियल्टर की बात कर रहा हूँ मैं इसमें, नॉन रजिस्टर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, उनका तो मुझे नहीं पता। लेकिन अगर आप रजिस्टर्ड रियल्टर्स की बात करें तो बात यह है कि हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड है। आपको पता है कि ये मेरी एक ऑफिस है, ये मेरा एक ऑफिस है, ज़ाहिर सी बात है हर चीज़ इसके तवस्सुस से हो रही है। तो ये हमारा फ़र्ज़ है और हमारी ज़िम्मेदारी है कि चीज़ों को, लीगल राइट्स को पूरा करके सामने वाले को देना। सही, गॉट इट? राइट, ये तरीक़ेकार है। ठीक। अच्छा भाई, ये तो हो गई हमारी सारी सेल परचेज़ और रेंट को लेके बातें ना। कोई और हमारी सेल परचेज़ के अंदर कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं रह गया जो तुम समझते हो कि लोगों तक जाना चाहिए, लोगों को नहीं पता होता इन चीज़ों के सर बारे मैंने आपको मेरी सारी चीज़ें बता दी, वेरिफ़िकेशन बता दी, मोड ऑफ पेमेंट डिस्क्राइब कर दिए और चीज़ों के हवाले से बात करें, 10% एग्रीमेंट कितना ज़रूरी है वो मैंने आपको बता दिया। में? ये चीज़ बस ये सारा हो गया, फिर आपने मोड ऑफ पेमेंट डिसाइड किया, सेल के केस में बात जी, कर जी। रहा हूँ। आपने अगर मोड ऑफ पेमेंट डिसाइड किया एंड देन बस डील हो गई, फाइनल डन, जी, उसके बाद रिस्टार्ट प्रोसीजर शुरू हो जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ हमारे यहाँ इल्लीगल कब्ज़े भी हो जाते हैं, लोग जुगियाँ भी बनवा देते हैं अपने प्लॉट्स पे, ये सारी चीज़ें भी होती हैं। ये इस तरह के केसेस तुम्हारे पास आते हैं या ये केसेस सीधे-सीधे जाके उठ के पुलिस के पास चले जाते हैं? सर देखें, कब्ज़े की आप बात कर रहे हैं मीनवाइल मुझसे ना, मतलब कब्ज़े की अगर आप बात करें तो कब्ज़ा कभी भी ऐसे नहीं होता कि मैं और आप उठे और उठ के हमने वहाँ पे कोई जगह बना ली, ठीक है? ज़ाहिर-सी बात है कुछ बड़े लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी इसमें मौजूद होती है। बिल्कुल होती हैं। ऐसे तो कभी कुछ नहीं होता, ठीक है? और इसमें वही वाली बात है कि सबसे ज़्यादा जो बेचारा परेशान रहता है वो ओनर रहता है, ठीक है? उन प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू डाउन हो जाती है। चीज़ों के एतबार से बात करें तो अब यहाँ पे वही वाली बात है कि लोगों ने किस तरीके से इतनी बड़ी लैंड्स को जो है ना वो काबिज़ होके उस पे बैठ गए और कोई पुरसाने वाला नहीं है और ये सालों से चलता आ रहा है और ये अब 2018 के बाद से तो बहुत तेज़ी से हुआ। तो तुम्हें लगता है कि हमारे यहाँ जो है वो ठीक है, मतलब ये पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या ऊपर से प्रेशर लगवा देना इन चीज़ों के अंदर, ये कहानियाँ तो डिफरेंट हैं, बट क्या हमारे यहाँ बिल्डर्स भी जो है, जो कंस्ट्रक्शन साइड पे जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज हैं, जो बिल्डर्स हैं, वो भी क्या इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं? सर बात ये है कि आप किसी को भी इस तरह जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते, ठीक है? इस कराची शहर के अंदर कुछ पिछले कुछ सालों से प्रॉपर्टीज़ के नाम पे, प्रोजेक्ट्स के नाम पे जिस तरीके से लोगों से पैसे लिए जाते हैं और लोगों को फिर उसके बाद तंगी का सामना करना पड़ता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी कराची हमारे सामने रिसेंटली अभी चला है बहरिया टाउन वाला मामला। बहरिया टाउन देखें, ऑफ़िशियली अगर आप बात करें बहरिया टाउन तो एक बहुत बड़ा हाई प्रोफ़ाइल केस है, हाँ, ठीक है ना? उस ज़ाहिर-सी बात है, उस जगह को कैप्चर करना, उस जगह के मामलात को लेके चलना, वो हमारी और आपकी बात नहीं है, नहीं वो तो अब तो मलिक साहब बीच में से निकल गए ना। सर तो अब आपको पता है ना, हाँ, कहाँ जाएगा केस और लेकिन किसके पास अब जाएगा। मसला ये है कि इन सारी सिनेरियोज के लेकिन अंदर नैब ने इस चीज़ की ज़मानत दे दी ना। नैब ने कहा है ना कि वहाँ के जो रिहायशी हैं या ओनर हज़रात हैं या जो भी वहाँ की अथॉरिटीज़ हैं, हम उनके खिलाफ कोई केस नहीं करेंगे, ज़मानत वो दे चुके हैं। लेकिन अब वो ये बात है ना कि ये ज़मानतें ठीक है, लोग आ गई हैं, अच्छी बात है। एक सिक्योरिटी बंदा महसूस करने लगता है कि चलो यार ठीक है, मैंने जो पैसे लगाए कम से कम एटलीस्ट वो कहीं जा तो नहीं रहे। ठीक है, लेकिन उस मेंटल स्टेट के अंदर जो फँसने वाला बंदा है ना, वो एंड यूज़र ही होता है, ऐसे ही है, ठीक है? बिल्कुल ऐसे ये लोग तो अपनी कार्रवाइयाँ करके निकल जाते हैं, ठीक है? बाकी जो एंड में वहाँ पे रह रहा होता है या जिसने रेंट पे दिया हुआ होता है या जिसको खरीदना-बेचना होता है, जो इन्वेस्टर भी होता है इवन, बिल्कुल, वही फँस रहा होता है। ऐसे ही है। अच्छा, मुझे जुनैन एक चीज़ तुमसे ये पूछनी है कि मुझे बट यहाँ तुम्हें अंदाज़ा होगा कि यहाँ से अब अगर हम पाकिस्तान से बाहर निकलते हैं, तो रियल एस्टेट के मामलात काफ़ी स्मूथली चल रहे होते हैं, ठीक है? लाइक मैं अगर तुम्हें एग्ज़ाम्पल दूँ दुबई की, ठीक है? वहाँ पे हमसे कहीं ज़्यादा बड़े लेवल पे काम हो रहा है, सर आपके और हमारे लेवल से आपकी सोच से भी ज़्यादा काम हो रहा है। ठीक है ना? मैं 2019 में मैं दुबई में ही था, बैतुल इजार मेरी कंपनी नेम था और मैं अबू धाबी में था, ठीक है? कॉर्निश फेसिंग हमारी बिल्डिंग थी। हमने वहाँ देखा कि वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ एक तरीक़ाकार बन चुका है और बना हुआ है बहुत साल अज़ल से अब तक की वो चीज़ें चलती आ रही है ना, एक बात कहता हूँ मैं। जब से क्योंकि मुझे भी आज 11 साल हो गए हैं फील्ड में, ठीक है? तो मैं एक बात छोटी-सी बात कहता हूँ कि अ, ल हमारे यहाँ जगह-जगह एग्रीमेंट लोग बना लेते हैं, ठीक है? हर चलते-फिरते शख़्स के पास अथॉरिटी आ जाती है, वो एक शॉप खोलता है और वो एग्रीमेंट वहाँ से देना शुरू कर ₹50 के पेपर पे बन जाता है ना एग्रीमेंट। 100 वाले पेपर बन जाता है, ठीक है? 200 वाले भी बन जाता है। दुबई के अंदर मैंने एक चीज़ बड़ी अच्छी देखी कि वहाँ पे हर चीज़ सिस्टमैटिक है। हर चीज़ लॉ के हिसाब से एक अथॉरिटी डिज़ाइन करती है। लाइक कुछ अथॉरिटीज़ के नाम मैं लेता हूँ, वहाँ पे एडीसीपी है,
FAB है, दयार है, दिमाग है, ठीक है। दिमाग की भी बात कर लें आप, इसके अलावा और बहुत सारी अथॉरिटीज़ हैं जो वहाँ पे लीगल राइट्स रखती हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो वहाँ पे जो एक सिनेरियो है ना, वो बहुत डिफरेंट है। वो बहुत डिफरेंट इसलिए भी है कि वहाँ पे हर एक बिल्डिंग एक अरबाब के पास है, ठीक है। वो उसका ऑथोराइज़्ड बंदा है। वो आपको कभी नहीं दिखेगा, लेकिन उसको सँभालने वाले पीछे अथॉरिटीज़ हैं। जैसे मैंने आपसे ज़िक्र किया, अब आप चले जाते हैं FAB के पास, ठीक है, फर्स्ट अबू धाबी बैंक, ठीक है। आप यहाँ जाते हैं, वो आप अपने क्लाइंट की डिटेल्स उनको शेयर करते हैं, और शेयर करने के बाद अब जैसे कोई भी एक अपार्टमेंट है, 501 है, 502 है, व्हाट्सएवर जो भी है, ठीक है, उसकी जो भी टर्म एंड कंडीशन होगी। अच्छा, वहाँ पे एक और चीज़ बहुत अच्छी है, वहाँ पे 11 मंथ्स का एक एग्रीमेंट होता है, हम्म। ठीक है। वहाँ पे रेंट आपको पूरे साल का एक साथ पे ऑफ हाँ, करना एक होता साथ होता है, 4 चेक्स में होता है, है, ठीक है? 2 चेक्स में होता है, इस तरीके से बिल्कुल होता है। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। अब उनकी ज़िम्मेदारी है क्लीनिंग, कोई भी चीज़ डिज़ाइन करनी है, वो उनकी ज़िम्मेदारी है। वो वो एक बहुत अलग दुनिया है। मैं आपको फिर बोलता हूँ ना, मैं एक बात बोलता हूँ कि तो हमें उस कितना जैसा टाइम लगेगा उस दुनिया में पहुँचते यार हुए? 100 साल में भी नहीं हो सकता। अच्छा। पाकिस्तान में 100 साल में भी ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ तो लोग ही रजिस्टर्ड नहीं है ना। हुँ। जहाँ रियल्टर देखें, ये एक बहुत भारी ज़िम्मेदारी है। आप किसी की अमाउंट कहाँ लगवाते हैं, आप किसी की अमाउंट उठा के कहाँ सेव करवाते हैं, कहाँ फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करवाते हैं, ये आपके ऊपर बेस करता है। लोग आप पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है? आपकी ज़बान पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं। आप उस एतबार से भी चीज़ों को सोचेंगे, तो आप अगला बंदा आप पे भरोसा कर रहा है, और आप अगले बंदे के भरोसे के लिए कुछ पैसों के लिए आप क्या कुछ कर जाते हैं। हुँ। तो ये कि हमें वहाँ तक पहुँचने में जो है वो अभी 100 साल से भी ज़्यादा का अरसा लगेगा। मैं आपको एक बात बताऊँ कि वो एक एक निज़ाम और एक वो जो एक दुनिया बन चुकी है ना, वो रियल्टर्स के लिए वो जन्नत है। लेकिन बड़ी आसानी होती है यार, ये सारी चीज़ों के अंदर तुम बस सोचो मुझे कि कितनी आसानी है कि जो बंदा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ रेंट तो बेतहाशा चल रहा होता है हिसाब-किताब। बिल्कुल ऐसे ही। रेंट जिस बंदे ने देना है वो 2 चेक्स दे के जान छुड़ा ले, पोस्ट डेटेड चेक्स दे दे, 4 पोस्ट डेटेड चेक्स दे दे, उसकी छुट्टी हो जाती है। मतलब उसको सारा साल फिर रेंट के बारे में सोचने की कोई बिल्कुल ऐसे वो ही। नहीं होती, बिल्कुल ऐसे ही। टेंशन ही नहीं हो रही होती। बिल्कुल ऐसे ही। और इतनी स्मूथली सारी चीज़ें चल रही होती हैं। मेरे ख़्याल में यहाँ पे ले यहाँ तो बंदा जो है वो एक कदम लेने से पहले जो है वो 4 लोगों से मिलके उनको पैसे खिलाने पड़ते हैं। सर, मैं आपको एक बात बताऊँ मज़े की, रियल्टर्स को भी पता होता है कि हमारी अमाउंट सेफ है। अगर वो लीगल तरीके से वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, तो उनको पता है कि हमारी अमाउंट भी सेव है। देने वाले और लेने वाले बोथ साइड को पता है कि हमें इनको जो पे ऑफ करना है वो पहले करना है, दूसरे बाकी सारी प्रोसीजर बाद में होंगे। और हमारे यहाँ क्या हाल है, लोग 10-10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं और 10 लाख रुपए कमीशन नहीं देते, जो उनका जायज़ बनता है। फिर ऐसी सूरत में लोग, ज़ाहिर-सी बात है, वी आर पाकिस्तानीज़, ठीक है? यू नो वेरी वेल कि हमारा फिर क्या होता है कि ठीक है, कोई ईमानदारी से नहीं चलता, तो फिर वो भी उनको डिच करते हैं। वो डिच इन द सेंस ऐसे करते हैं कि एक 10 करोड़ की रुपए की प्रॉपर्टी है, उसके ऊपर ओनर साइड से बात कर ली जाकर, ठीक है? और बात करके फिर जो भी होता है, फिर वो उनसे वो कमीशन बेशक भी 5 लाख भी देते हैं, तो अगला बंदा बोलता है कि ठीक है, मर्ज़ी में 5 लाख भी दे दो, बहुत है। वो पहले से चीज़ों को कवर अप कर चुके होते हैं। तो जब आप सही तरीके से नहीं चलेंगे एक चीज़ में, तो उसमें ख़यानत तो ऑलरेडी फिर आ गई ना। तो ये बात है कि हम लोग अच्छा, बोलते हैं कि लोगों का हक उनको अदा कर दो। सही। तो यहाँ पे जुनैन हमने केस देखा, बड़ा हाई प्रोफ़ाइल केस बना नस्ला टावर, बिल्कुल ठीक बना है? सर। मैं नस्ला टावर की डिटेल्स में नहीं जा रहा, ठीक है? कि क्या हुआ, क्यों हुआ? मेरा तुमसे सिर्फ़ सवाल ये है कि क्या नस्ला टावर अपनी नौइयत का वाहिद केस था? या इस तरह के केसेज़ आए दिन हमारे सामने होते हैं, लेकिन मीडिया पे हाइलाइट नहीं हो रहे होते? नस्ला टावर जैसा केस ना, शायद दोबारा फिर कभी हो जाए। ये रिक्वायरमेंट्स ऊपर से आती हैं तो एक बात है, ठीक है? अदरवाइज़ अगर बात करें तो नस्ला टावर बिल्कुल पूरी तरीके से लीगल था, ठीक है? हाँ। नहीं, हम उसकी डिटेल में जा ही नहीं रहे कि वो हाँ, क्या था। हाँ। लेकिन मेरा तुमसे जो सवाल है ना, वो ये है कि क्या इस टाइप के केसेज़ जो हैं वो आए दिन हमारे सामने होते हैं? क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक इस बिज़नेस से है, ठीक है। ठीक है? तुम्हारे सामने इस तरीके के केसेज़ या तुम्हारे कानों में इस तरह की आवाज़ें आती हैं जो नस्ला टावर टाइप के केसेज़ होते हैं। और वो सिर्फ़ इस वजह से क्योंकि वो लो प्रोफ़ाइल इलाके में होते हैं, वो लो प्रोफ़ाइल उनकी कॉस्ट होती है, इस वजह से वो इतना ज़्यादा मीडिया में उनको हाइलाइट नहीं किया जाता, या नस्ला टावर अपनी नौइयत का एक वाहिद केस था? देखिए, वक़्तन-फ़वक़्तन वक़्त के साथ-साथ चीज़ें, पिछले दौर में भी बात कर लें, आने वाले इस दौर में जिसमें हम आज बैठे हैं, इस दौर की भी बात कर लें, तो केसेस तो हुए हैं बीच में। लेकिन वो लीगल और इल्लीगल वाले केसेस थे, ठीक है? नस्ला टावर जैसा जो वाक़या था वो एक ही था फ़िलहाल। वो अपनी नौइयत का वाहिद था, जो जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो मैं डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहता। करनी भी नहीं चाहिए। हाँ, बात ये है कि ठीक है, वो जिसके साथ तो जो होना था वो हो गया। होना था, लेकिन वो गलत हुआ, सही, वो गलत हुआ। ठीक क्योंकि है। देखिए बैंक जो है ना, बैंक,
अगर किसी जगह लोन देता है ना, तो पूरे एतमाद के साथ वो चीज़ों को चेकआउट करता है, उसके बाद वो लोन अप्रूव करता है, लोन सैंक्शन होता है, उसके बाद आगे प्रोसीजर होता है फर्दर। तो हमारी जहाँ तक बात कर लें, तो वो ज़ाहिर-सी बात है, वो उस हिसाब से, उस एतबार से वो 4 मतलब 4.5, 4.8, 4.9 या 5.10, 5.20 का एक फ्लैट था, ठीक है? एक फ्लैट था। अब पूरे प्रोजेक्ट में कितने फ्लैट्स थे? हाँ, एक हाँ, प्रोजेक्ट सही में बात है। कितने फ्लैट्स थे, ठीक है ना? तो अब इसमें एक चीज़ ये जुनैन मुझे बताओ कि गवर्नमेंट की तरफ से तुम क्या समझते हो कि हमारे यहाँ जिस तरीके के मामलात इस वक़्त करंटली हैं, इन मामलात को क्या गवर्नमेंट लेवल पे आके अगर सुधारने की कोशिश की जाए तो ये सुधरने के काबिल हैं, या इनको पूरे स्ट्रक्चर को ही हमें चेंज करना पड़ेगा कुछ भी चेंज करना है तो? सर देखें, बाय लॉज़ अगर आप बात कुछ चीज़ों की कर रहे हैं, तो मैं एक बात बोलता हूँ, दुबई, ठीक है? हमारे बाद ही बना ना, आज वो कहाँ जाके खड़ा हो गया। बात सिर्फ़ इतनी है कि एक चीज़ जब वजूद में आती है ना, तो रूल्स और रेगुलेशंस उन पे डे 1 से इम्प्लीमेंट करवाए जाते हैं, ठीक है? हमारे यहाँ क्या मसला है, हमारी अलमिया ये है कि हमें 60 साल बाद जाके ख़्याल आता है, ओह! हमें तो ऐसा करना था लेकिन हमने किया नहीं, अब वो करेंगे। तो वो कैसे करेंगे? 60 साल उस वक़्त तो गुज़र चुके हैं, लोग उसके आदी हो चुके हैं, उनकी दूसरी नस्लें ये वाले काम में लग गई हैं और वो ज़ाहिर-सी बात है उसी पैटर्न पे काम करते आ रहे हैं। तो पैटर्न चेंज करना अब आसान नहीं रहा, ठीक है? फिर हमारे यहाँ मैं आपको आज एक बात कहता हूँ ना, अगर आप आज भी रियल्टर्स को रजिस्टर्ड करने की बात करें, तो वो कहाँ हुई? यार वो अनडॉक्यूमेंटेड डॉक्यूमेंटेड वाला चक्कर जो है वो तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है ना, वो तो पूरी इकोनॉमी में है। सर करना चाहें तो हो सकता है ना, हाँ, बिल्कुल हो सकता है, करना लेकिन चाहें अगर, लेकिन लेकिन इतनी मेहनत करेगा कौन? उसके लिए सबको तैयार भी तो होना पड़ेगा ना, बिल्कुल सिर्फ़ ऐसे एक बंदे की सोच से कुछ नहीं होता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो भाई जुनैन, बड़ी अच्छी बातें रहीं तुम्हारे साथ, बहुत मज़ा आया ये इस 1 घंटे के अंदर जो है वो हमने वो बातें की जो कि नॉर्मली इंसान के सर पे पड़ती है ना, तो ही वो खुद को भागता है इन जाने सारी चीज़ों में। तो भाई बहुत-बहुत शुक्रिया तुम्हारे टाइम निकालने का। सर, थैंक थैंक यू। यू सो मच फॉर कमिंग। जी दोस्तों, तो ये था हमारा आज का एपिसोड, और जो बातें हमारे आज के इस एपिसोड में मेरी और जुनैन की हुई, उन बातों का करना बड़ा ज़रूरी था। 2 के एपिसोड हमारा ये एक छोटा-सा था, लेकिन इन बातों का करना बड़ा ज़रूरी था, बिकॉज़ जब कभी भी हम कोई चीज़ प्रॉपर्टी रेंट पे या परचेज़ सेल करने के लिए जा रहे होते हैं, तो हमें नॉर्मली मालूम नहीं होता कि इसकी जो छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं, जिनको नज़र में रखना बड़ा ज़रूरी है, वो हमें उसके बारे में पता नहीं होता। और ऐन मौके पे जब वो चीज़ें हमारे सर के ऊपर आती हैं, तो फिर हम लोग इधर-उधर भाग रहे होते हैं। तो बजाय इसके कि हम इधर-उधर भागें, एक ऐसे बंदे के साथ बात करना बड़ा ज़रूरी था, जो कि इन मामलात को लेके, जिनका रोज़ का लेना-देना है इन मामलात को लेके। तो मुझे अपने प्रोग्राम को बेहतर करना है, और इस बेहतर करने के लिए मुझे अपने प्रोग्राम को, आप लोगों की राय बड़ी ज़रूरी है। तो कमेंट सेक्शन में जाके प्रोग्राम अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, उसकी राय मुझे अपने कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इंशाल्लाह ताला जल्दी मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए गेस्ट के साथ। तो अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप मेकिंग अ डिफरेंस। दिस इज़ द आम आदमी साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।